गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम बात करेंगे ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें बच्चों हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन है उसके दो डिफेक्ट्स है वो कवर करेंगे। इससे पहले हमने मायोपिया है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को विजिट कीजिए। तो बच्चों इससे पहले हमने दो वीडियोस कवर किए हैं। आज हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। बच्चों एक और डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। वो बच्चों आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं उसका थोड़ा आपको बता दूंगा, आपके माइंड में रहे। आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही है 10th क्लास में। कौन कौन से? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो इन तीनों का आपको, ये तीनों की वजह से होता क्या क्या है और उनके करेक्शंस कैसे किए जाते हैं, ठीक है, उनके रेमेडीज़ क्या है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट। तो बच्चों हमारा आज का पहला टॉपिक है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको बच्चों दूसरा नाम, जैसे मैंने पहले बताया था, दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस। मतलब जिसमें फारदेस्ट डिस्टेंस के हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको आप इजीली देख सकते हो, जबकि नियरली ऑब्जेक्ट है उनको आप इजीली नहीं देख पाते हो। मायोपिया में क्या था बच्चों? आपको बच्चों इन तीनों को लिंक करना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किस में पास वाला दिखता है, किस में दूर वाला दिखता है, ठीक है। तो देखो मैंने उस टाइम भी बताया था, मायोपिया, माई पी है ना, तो मतलब मेरे पास, माई मेरे पास, मतलब मायोपिया में क्या आएगा? मेरे पास, मतलब उसमें पास के ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट है, उनको आप इजीली देख सकते हो, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप उसमें नहीं देख पाते हो। ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं मायोपिया। यहाँ पे वर्ड है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब देखिए यहाँ पे आप अगर ट्रिक देखोगे, हाइपरमेट्रो मतलब हाई मीटर्स, मतलब हाई डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट है उनको आप देख सकते हो। हाई मीटर्स मतलब हाई डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उनको आप देख सकते हो, जबकि नियर बाई ऑब्जेक्ट है उनको आप क्लियरली नहीं देख पाते हो इस विजन में। तो ऐसे विजन डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस। बच्चों इसमें देखो एग्जाम में है ना, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस ये कभी नहीं देगा। दे देगा आपकी अच्छी बात है, अगर नहीं देते नहीं है, क्योंकि बच्चे इसको नाम से पहचान जाते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब लॉन्ग डिस्टेंस वाले वो दिखते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस वाले नहीं दिखते। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होगा? शॉर्ट डिस्टेंस वाले दिखेंगे, फार डिस्टेंस वाले नहीं दिखेंगे। इसलिए वो एग्जाम में क्या किया जाता है, कंफ्यूज करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया यही नाम देते हैं। तो इनको भी आप ट्रिक बना के अपने हिसाब से, जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगती है उस हिसाब से याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसका करेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, और उसके रेमेडीज़ क्या क्या है और कौन कौन से लेंस इसमें यूज़ किया जाता है वो हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हाइपरमेट्रोपिया है ये, जैसा मैंने बताया इसमें क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली भी देख सकते हो, जबकि नियर बाई ऑब्जेक्ट को इजीली नहीं देख पाते हो, ठीक है। तो याद रह जाएगा आई थिंक आपको कि नियर बाई ऑब्जेक्ट है उनको आप नहीं देख पाते हो, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को इजीली आप क्लियरली देख पाते हो। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इन दिस डिफेक्ट ए मैन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब उसमें क्या क्या होता है, तो अब देखिए बच्चों, सच ए पर्सन मे हैव टू टेक कीप ए रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप उनको कुछ भी पेज वगैरह दोगे, जैसे मान लो ये पेज है आपने उनको दिया, तो वो पढ़ते टाइम क्या, हम जैसे नॉर्मली क्या करते हैं पास में से देखते हैं, वो जब पढ़ते हैं तो ऐसे दूर से ऐसे देखते हैं ऐसे करके। इसका मतलब क्या है, उनको डिफेक्ट है, उनकी आइज़ में कौन सा डिफेक्ट है?
हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको इजीली पढ़ने के लिए आपके पेजेस वगैरह और रीडिंग मटेरियल्स हैं, उनको इजीली पढ़ने के लिए क्या करते हैं, ऐसे दूर रखते हैं और दूर से उनको देखते हैं। आपने बहुत बार नोट किया होगा, ये चीज़ें आपकी डेली लाइफ में होती है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन्स जो है उनको कौन सा डिफेक्ट होता है, हाइपरमेट्रोपिया, बिकॉज इनको पास के ऑब्जेक्ट इजीली नहीं विजिबल होते और आपकी नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इतना दूर रखते हैं कि 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड रखे अपने रीडिंग मटेरियल को, ताकि क्या कर सके, उसको क्लियरली देख सके, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है, इन हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज। अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा, 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना। पहला इसकी डेफिनेशन क्या है, और उसकी दूसरा इमेज कहाँ बनती है, तीसरा उसकी इमेज के लिए सही परफेक्ट बनाने के लिए, करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। ये 3 चीज़ें आपके इन डिफेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको अगर आता है तो लिखना ही लिखना है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कौन सा लेंस है वो यूज़ किया जाता है। मान लो आपसे कोई भी डिफेक्ट दे दिया कि हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, तो आपको उस टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो देखो मायोपिया में आपको दिमाग में होगा कि इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के फ्रंट में बन जाती है, मतलब वहाँ रेटिना के फ्रंट में इमेज बनती है, और यहाँ पे बियॉन्ड रेटिना, मतलब जो आपका आई का रेटिना है उससे बाहर इमेज बनती है। इसलिए क्या कर सकते हैं, वो देख नहीं पाते हैं। और बच्चों जब तक आपकी प्रॉपर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तब तक आप क्लियरली विजिबल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, आपकी इमेज जो बनेगी बियॉन्ड दी रेटिना बनेगी, और मायोपिया में कहाँ बन रही थी, इन फ्रंट ऑफ दी रेटिना, ठीक है। तो उसके बाद ये अराइज क्यों होता है, अब देखो हाइपरमेट्रोपिया जो है डिफेक्ट वो अराइज क्यों होता है, वो होता है कि लॉन्ग फोकल लेंथ, मतलब देखो बच्चों ऑब्वियस है, जब ये रेटिना है यहाँ से पीछे बियॉन्ड द रेटिना बन रहा है, इसका मतलब इतनी लेंथ है वो बढ़ चुकी है, इतनी डिस्टेंस और एक्स्ट्रा कवर होगी। इसका मतलब आपकी फोकल लेंथ जो थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ने का मतलब कर्वेचर आपका और ज़्यादा बढ़ गया। कर्वेचर बढ़ने से आपका आई बॉल जो होता है उसकी साइज कम होती जाती है, और कर्वेचर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ है वो लॉन्ग फोकल लेंथ होती है लेंस की, ठीक है। यहाँ पे लेंस की फोकल लेंथ कैसी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, और वहाँ पे क्या था कि फोकल लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। फोकल लेंथ कम होने से वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर डिस्टेंस में ना बढ़ के पहले ही बन जाता है, और इसमें क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाने से बियॉन्ड दी रेटिना है वो आपकी इमेज बनती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। और बच्चों अब इसको करेक्ट करने के लिए, मतलब इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी के लिए हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके। देखिए बच्चों कैसे यूज किया जाता है, अभी आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे, अब देखो ये है नॉर्मल आई, आपकी नॉर्मल आई है, उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल आई है देखिए ये वाला, इसमें आपकी इमेज बन रही है परफेक्ट रेटिना पे, ठीक है। अब क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया, उस आई में क्या होगा, आपकी फोकल लेंथ है वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड बन रही है इमेज, तो इमेज देखो कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए इसमें क्या होगा कि इमेज कहाँ बनती है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए ये आपकी नॉर्मल आई है, ये देखो इस नॉर्मल आई है, मतलब यहाँ पे रेटिना पे परफेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, जिसको ये डिफेक्ट है, जिसकी आई में ये डिफेक्ट हो चुका है, उसमें देखो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड रेटिना, ठीक है। रेटिना के बियॉन्ड इसकी इमेज बनती है, तो मतलब इसमें इमेज यहाँ बनेगी, तो आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचेंगे ब्रेन को, तो वहाँ पे ये सिग्नल पहुंचेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो जब तक रेटिना पे नहीं पहुंचेंगे। देखो यहाँ पे ये देख लो आप, ये डायग्राम आप देखोगे यहाँ पे, इसमें देखिए यहाँ पे जब तक ये परफेक्ट जगह पे नहीं बनेगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ब्रेन में नहीं पहुंचेंगे, और जब तक ब्रेन के पास कोई सिग्नल नहीं जाएगा, नहीं जाने का मतलब वो ऑब्जेक्ट को क्लिक नहीं कर पाएगा, और आपको वो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये है नॉर्मल आई और हाइपर
मेट्रोपिक आई। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों यहाँ पे है ये इसका रे डायग्राम, ठीक है। पिछले वाला भी आपने रे डायग्राम देखा, अब भी देखना, और इससे रे डायग्राम से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इमेज कहाँ बनती है, कैसे बन रही है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका मान लो यहाँ से यहाँ तक कि 25 सेंटीमीटर है, वो मिनिमम डिस्टेंस है। LDDV, ठीक है, विजन जो डिस्टेंस है आपकी वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आई लेंस है, यहाँ से अभी परफेक्ट जगह पे आपका इमेज बन रही है, मतलब आपकी आई कैसी है, नॉर्मल है, किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है। उसके बाद बच्चों जब आपको ये डिफेक्ट हो चुका है, हाइपर मेट्रोपिक आई, मतलब आपके हाइपर मेट्रोपिया है वो हो चुका है, या ये डिफेक्ट आपको आंख में हो गया है, तब क्या होगा कि अब आपको जो 25 सेंटीमीटर से क्या होंगे, पास वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो अब दिखेंगे नहीं। जितने ज़्यादा पास आते जाएंगे वो वाले ऑब्जेक्ट आपको क्या होंगे, फोकल लेंथ से परे इमेज है वो बनती जाएगी। कहाँ से, रेटिना से। अब देखिए यहाँ पे इमेज बन रही थी परफेक्ट एक रेटिना पे, यहाँ पे बियॉन्ड रेटिना चली गई इमेज, और आप जितना इसको पास लाते जाओगे इमेज है वो आपकी और दूर चली जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ कि जितना आप आइज के पास लाओगे, कौन से पर्सन्स के पास, जिनको हाइपरमेट्रोपिया है उनके पास में ऑब्जेक्ट लाओगे उनको बिल्कुल नहीं दिखेगा, दिखना बंद ही हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा सब कुछ। मतलब जो मान लो रीडिंग मटेरियल, तो उस पर जो अक्षर लिखे हुए हैं, वर्ड्स, वो लेटर्स, वो नहीं दिखेंगे, ब्लर हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाओगे 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड जाओगे, तब क्या होगा, वो बिल्कुल रेटिना पे इमेज है उसकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका रेमेडी क्या है, इसका रेमीडियल है ये है कि इसका रेमेडी है, इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस। बिकॉज देखो बच्चों आपकी इमेज कहाँ जा रही है, बियॉन्ड रेटिना जा रही है, इसको मतलब आपको पास लाना है, और पास लाने के लिए कन्वर्जिंग लेंस लगाना होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो बाहर से रेज आ रही है उनको थोड़ा सा कन्वर्ज करके फिर आई लेंस पर डालोगे तो वो और कन्वर्ज करके पास में ले आएगा। अगर आपने इस जगह कॉनकेव लेंस डाल दिया, मतलब आपने स्पेक्स में क्या कर दिया, कॉनकेव लेंस लगाया, इस वजह से क्या होगा, कन्वेक्स तो डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करके वो तो और ज़्यादा बियॉन्ड बना देगा रेटिना के इमेज को। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई है वो किससे करेक्ट होती है, कॉन्वेक्स लेंस से। जबकि मायोपिया में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस, क्योंकि वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ दी रेटिना इमेज बन जाती है, इस वजह से उसको रेटिना पे पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, डाइवर्जिंग लेंस यूज किया जाता है। यहाँ पे कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट जो है डिफेक्ट वो है प्रेसबायोपिया, ठीक है। प्रेसबायोपिया में क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही ईजी है। प्रेसबायोपिया में बच्चों इसमें क्या है, ये एज के साथ, जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आप देखते हो जो हमारे एज्ड लोग होते हैं फैमिलीज में, जिनकी एज हो चुकी है 60 अबोव, उनको क्या होता है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि प्रेस बायोपिया कब होता है बच्चों, जब आपके जो आईज के साइड में सीलियरी मसल्स होते हैं, आई लेंस को जो होल्ड करके रखते हैं सीलियरी मसल्स, जैसे मैंने दिखाया था, सीलियरी मसल्स है वो वीक होते जाते हैं, मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते कि फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके। और फोकल लेंथ को जब तक एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको डिफेक्ट है वो होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे एज होती जाती है, आपको आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं रह पाती, इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे सीलियरी मसल्स है वो थोड़े वीक हो जाते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, अब देखो प्रेस बायोपिया में क्या होगा, एक तो ये एज जो लोग होते हैं, एजिंग के साथ क्या होगा, इसमें क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो एज के साथ डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। उसके बाद इस डिफेक्ट जिस पीपल्स को है, जिन पर्सन्स को ये डिफेक्ट है, उनके साथ क्या होता है, इनको कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। ये क्या कर सकते हैं, मतलब ये पास के ऑब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है, ना तो कंफर्ट रहते हैं देखने में, ना इजीली उनको देख पाते हैं, ठीक है। तो नहीं देख पाने का मतलब क्या हुआ, उनको
हर टाइम ग्लास आपको आई ग्लासेज है वो चाहिए ही चाहिए, लेंस है उनको हमेशा स्पेक्स लगा के रखने पड़ते हैं, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये आपकी डेफिनेशन है कि इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, ठीक है। डिस्टिंक्टली और कंफर्टेबली ऑब्जेक्ट्स को, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है। और देखो बच्चों इसमें एक और चीज़ है, इसमें कभी कभी क्या होता है, आपने अगर देखा होगा किसी को, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका स्पेक्स है, इसमें आपने कभी देखना यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन रहती है, जैसे यहाँ से जो ग्लास है वो ब्रेक हुआ रहता है, ऐसे लगता है कि यहाँ से ब्रेक हो रखा है। उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे नीचे की तरफ कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर कॉनकेव लेंस, ठीक है। दोनों लेंस एक साथ लगाए जाते हैं। मतलब प्रेस बायोपिया है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसमें जिस पर्सन के साथ क्या हो जाता है, जिन पर्सन के साथ दोनों डिफेक्ट एक साथ हो जाते हैं, वो कौन सा डिफेक्ट है, प्रेस बायोपिया। मतलब इस डिफेक्ट में क्या होगा, पर्सन को ना तो पास के इजीली दिखेंगे, ना दूर के इजीली दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप बोल रहे हो कि सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली, एक तरफ आप बोल रहे हो कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को वो सही से नहीं देख पाता, इसका मतलब दूर के वो देख पाता है। तो बच्चों इस प्रेस बायोपिया में क्या है, दो कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो किन्हीं कुछ लोगों के मसल्स, जो सीलियरी मसल्स है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है, ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। और कुछ होते हैं जिनके सीलियरी मसल्स थोड़ा काम करते हैं, अच्छे तरीके से प्रॉपरली मेंटेन रहते हैं, उनमें क्या होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है वो दिखना बंद हो जाता है, जबकि दूर के ऑब्जेक्ट है वो इजीली क्लियरली दिखते रहते हैं कंफर्टेबली, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा कि ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड डिफेक्ट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब बच्चों आप खुद देखिए कि जिसमें दोनों डिफेक्ट्स एक साथ हो रहे हैं, उसका मतलब है उसमें करेक्ट करने के लिए, उसके रेमेडी के लिए कौन से लेंस यूज़ किए जाएंगे, दोनों लेंस यूज किए जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इसमें ऊपर लगाया जाता है ताकि आपकी आईज जो है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपकी आईज जैसे सीधी होती है या ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। इसका मतलब कॉनकेव लेंस है वो दूर के ऑब्जेक्ट को इजीली दिखा देगा, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को है वो नहीं दिखाता। इसलिए आपको, अब आपको जैसे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट देखने हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट है उनको इजीली देखना है, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है वो नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है। अब ये प्रेस बायोपिया है वो अराइज कैसे होता है, किस कारण से अराइज होता है, ये उसके कोज क्या है, ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, सीलियरी मसल्स है वो वीक होते जाते हैं। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, ये भी बच्चों क्या है, आपका कमजोरी की वजह से, बॉडी में आपका जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कमजोरी आती जाती है, उस वजह से डिमिनिशिंग मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती जाती है। एक तो आपका लेंस अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो वो इजीली फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, कहीं पे भी कितनी भी अमाउंट में लाइट अंदर जा रही है, ठीक है, उसको फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। जबकि इस एज में क्या होता है, जैसे एज बढ़ती जाती है, फोकल लेंथ है वो, लेंस है वो, फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी कम होती जाती है, कमी आ जाती है उसमें। इस वजह से क्या होता है, ये प्रेस बायोपिया वाला डिफेक्ट है वो अराइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक नोट है, पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। एक पर्सन है जिसको दोनों डिफेक्ट एक साथ हो सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है। सच पीपल रिक्वायर बाईफोकल लेंसेज। बाईफोकल मतलब अभी मैंने बताया ना, दोनों लेंस एक साथ यूज किए थे, कन्वेक्स एंड कॉनकेव। बाईफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। द अपर पोर्शन इज कनकेव, ये बच्चों आपको माइंड में रखना है कि अपर लेंस होता है वो कौन सा, कनकेव, और लोअर लेंस है वो क्या है, लोअर पोर्शन है वो कन्वेक्स लेंस, ताकि आपको नियर बाई ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स लेंस से दिख सके, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो आपको कॉनकेव लेंस से इजीली विजिबल हो जाए। अब देखिए प्रेस बायोपिया की जो आई है उसमें क्या है वो मैंने आपको दिखाया। अभी देखिए यहाँ पे images are formed directly on the retina creating good close-up
विजन, मतलब जो नॉर्मल आई है उसमें क्या होगा, रेटिना पे परफेक्ट इमेज बनेगी, जबकि जिसको प्रेस बायोपिक आई जो है आपकी, ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रेस बायोपिक आई है, इसमें क्या होगा, द लेंस एजेस एंड स्टिफनेस images are formed behind the retina causing blurry close-up vision, मतलब ये behind the retina भी बन सकती है, front of the retina भी बन सकती है। तो इसमें दोनों आपके डिफेक्ट्स है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों है वो कंबाइंड रहते हैं, इसलिए आप इसमें फिक्स नहीं बोल सकते कि ये वाला ही होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों कंबाइंड होते हैं, किसी को कौन से की ज़्यादा प्रॉब्लम है, कौन सा डिफेक्ट है वो ज़्यादा हाइपर है, ठीक है, वो उस हिसाब से उनके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द रेटिना भी बन सकती है और इन फ्रंट ऑफ द रेटिना भी बन सकती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये तो था हमारा ह्यूमन आई के बारे में पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन। अब बच्चों हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने प्रीवियस चैप्टर में पूरा पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, ठीक है। तो आपको सारा वो रिकॉल करना है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, और रिफ्रैक्शन किन के थ्रू आपने उस चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे आपने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, ठीक है। जैसे ग्लास स्लैब होती है उसके थ्रू जो रिफ्रैक्शन हो रहा था वो आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू रिफ्रैक्शन है वो पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, मतलब ग्लास प्रिज्म के थ्रू आपका रिफ्रैक्शन कैसे होता है। आपने ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होता है, स्लैब मतलब जो बच्चों बिल्कुल प्लेन जो ग्लास होता है, जो थोड़ा थिकनेस होती है जिसकी और थोड़ा प्लेन होता है, वो होती है ग्लास स्लैब। और अब है प्रिज्म। प्रिज्म का आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप अभी डायग्राम में देख सकते हो, और उसके बाद जब स्कूल हमारा खुल जाएंगे तब मैं आपको लैब में इसका एक्सपेरिमेंट भी करवा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, इसमें क्या करना है कि मतलब ग्लास के प्रिज्म के थ्रू है वो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब बच्चों प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो लाइट रिफ्रैक्शन के काम में आता है। अब देखिए, ए ग्लास प्रिज्म हैज टू ट्रायंगुलर बेसेस, ग्लास प्रिज्म होती है उसके दो ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं, एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। इस तरह से 3 तो रेक्टेंगुलर होती है और 2 साइड्स में क्या होती है, ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, इसका डायग्राम देखिए आप, ये देखो, ये जो ऊपर दिख रहा है ट्रायंगुलर सरफेस, ये से ही नीचे है ट्रायंगुलर सरफेस, तो 2 कैसे सरफेस है, ट्रायंगुलर, और 3 कैसे हैं, रेक्टेंगुलर। देखिए वो तीनों लेटरल है, मतलब एक दूसरे से अटैच्ड है। ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, और इसके जो नीचे है इन दोनों सरफेसेस के, वो भी क्या है, रेक्टेंगुलर। तो मतलब 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं और 2 कैसे होता है, ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं, ठीक है। दीज सरफेसेज आर इंक्लाइन टू ईच अदर, सारे एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं इस तरह से। मतलब जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, अभी इंक्लाइंड नहीं है, इस तरह से जब हो जाएगी तो इंक्लाइंड हो जाएगी। ये वाली इस पे इंक्लाइंड है, ये वाली इस पे है, जब आप इसको घुमाओगे तो इस तरह से भी आपको फिर से इंक्लिनेशन है वो दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से सारी सर्फेसेज एक दूसरे पे क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, इस पे अभी कभी कभी न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिया जाता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म है वो कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता है। तो जो आपका 2 फेस है, कौन से, ट्रायंगुलर फेस, उनके जो टॉप पे जो एंगल है, उनके टॉप से जो एंगल बनता है, जो एंगल फॉर्म होता है 2 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस के बीच का जो एंगल है वो क्या कौन सा होता है, एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ पे आप देखिए कौन सा है, ये देखिए, ये 2 रेक्टेंगुलर सरफेस है, लेटरल सरफेसेस है, इन दोनों के बीच का जो ट्रायंगुलर पार्ट की तरफ जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती है वो कौन सी होती है, रिफ्रैक्टिंग
सरफेसेस। जैसे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से इंसिडेंट रे है, ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई। अब आपका देखो यहाँ से मीडियम है एयर, एयर से सॉलिड में जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर जा रही है, तो क्या होगा, नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और आपकी क्या हो जाएगी, इसकी तरफ है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल है वो बेंड हो जाएगी। और उसके बाद आप देखोगे कि सेकेंड सरफेस में क्या हो रहा है, सेकेंड सरफेस में आपका बच्चों, आप यहाँ पे नोट करोगे एक चीज़ देखोगे कि सेकेंड सरफेस जो है उसमें सॉलिड से, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आपकी रे है वो पास हो रही है। इसका मतलब वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी, नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड होगी। ठीक है, बेंड हो जो होगी वो अभी कैसे होगा वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ग्लास प्रिज्म क्या होती है, ग्लास प्रिज्म है उसके दो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, तीन है वो रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, और इनके दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस के फेसेस के बीच का जो एंगल है वो कौन सा होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट बच्चों हमारा है एंगल ऑफ डेविएशन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे लाइट है वो क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। ठीक है, मतलब आपकी लाइट है वो पहले जैसे इस रे में आ रही थी वो डेविएट होके, डेविएशन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क है बच्चों। देखो डेविएशन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना चेंज हुआ, डेविएट हुआ, वो है डेविएशन। रिफ्रैक्शन है किसी भी ग्लास के या ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू जो लाइट है वो लाइट रेज है उनका बेंड हो जाना या उनका मीडियम से डायरेक्शन चेंज कर देना, वो क्या है, रिफ्रैक्शन है। डेविएशन में क्या होगा कि इनिशियल जो आपकी आ रही थी वो आफ्टर मेनी मीडियम्स के पास होने के बाद किस एंगल से वो रिफ्रैक्ट हुई है फाइनली, तो इनिशियल और फाइनल रेज की जो डायरेक्शन उनके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे में, जैसा मैंने बताया इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में जितना एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब आपकी जो रेज है वो कितना डेविएट हुई है, कितना उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। ठीक है, जब आपकी रेज है वो लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होगी तो क्या होगा, कितना उसमें डेविएशन आएगा, वो क्या है उसका एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम से देखिए बच्चों, इस डायग्राम में आप देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये देखिए यहाँ से ये रे इंसिडेंट हुई, इस सरफेस का नॉर्मल ये है, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये रे यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होके कहाँ पहुँची, सेकंड पे, मतलब ये एयर से आई थी और ग्लास में रिफ्रैक्शन के बाद देखिए यहाँ पे पहुँची। अब यहाँ पे वापस ग्लास से कहाँ पे जाएगी, एयर में, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ठीक है, अवे से बेंड जो हो जाएगी। अब देखिए क्या है, अब आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट, मतलब जो आपकी रे है वो इमर्जेंट हो गई, मतलब इमर्ज हो चुकी है, निकल चुकी है बाहर। उस एंगल के दोनों के बीच की जो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे देखिए इस रे को आगे की तरफ टेंड किया और इसको पीछे की तरफ टेंड किया, जहाँ दोनों मीट की, जो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों ये क्या है, अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब ये ओरिजिनल में एंगल्स दे दिए जाएंगे तब क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो कौन सा था, इंसिडेंट कौन सा था। ये आपको माइंड में रखना है कि फाइनल जो रे रिफ्रैक्ट होकर निकलेगी वो एंगल ऑफ इमर्जेंस, या फिर आपको उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि फाइनली हमारी रे है वो कहाँ रिफ्रैक्ट होगी, सेकेंड सरफेस है। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पे, और ये जो एंगल होगा ना टॉप का एंगल, ये टॉप वाला एंगल, ये एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो बच्चों आगे देखते हैं। अब एंगल ऑफ
डेविएशन निकालते कैसे हैं या इसकी डेरिवेशन क्या है, किस तरह से इसको लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों डायग्राम में, एज शोन इन फिगर द पीई इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यहाँ पे देखिए जो पीई है इंसिडेंट रे है, मतलब इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम को। अगर आप डायग्राम को अच्छे से फिगर आउट करेंगे, देखेंगे, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पीई क्या है, इंसिडेंट रे है, ई एफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, और एफ एस क्या है, इमर्जेंट रे। मतलब ये फाइनली यहाँ से क्या होगी, इमर्जेंट हो, इमर्ज होके बाहर निकल चुकी है, इमरजेंस। ठीक है, तो ये 3 रेज है यहाँ पे, कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। ठीक है, तो 3 रेज है, वो आपको जब डायग्राम बनाओगे एग्जाम में शो करोगे तो आपको प्रॉपरली शो करना है। उसके बाद देखिए क्या है, A ray of light is entering from air to glass at the first surface edge is AB। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये फर्स्ट रे जो है वो इस सरफेस पे, ए बी जो सरफेस है इस पे इंसिडेंट हो रही है। कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। इसका मतलब आपका माइंड में क्या आना चाहिए कि देखो आगे का मीडियम है वो हार्ड है, ग्लास है वो हार्ड है, इसका मतलब उसमें रेज है वो बेंड होगी। बेंड जो हो जाएगी, बेंड होने से क्या होगा कि वो नॉर्मल की तरफ है वो शिफ्ट होगी। किसकी तरफ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। जब नॉर्मल की तरफ जाएगी इसका मतलब आपके देखिए यहाँ पे डायग्राम में क्या होगा, अगर ये देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती तो ये ऐसे निकलती, जबकि क्या हुआ, डेंसर मीडियम होने की वजह से ये इस तरफ निकल चुकी। ठीक है, इस तरफ निकलने के बाद जब ये यहाँ से ट्रेवल किया इसने ग्लास को, जब इस सरफेस पे पहुंची तो यहाँ पे फिर से एक इसको इंटरफेस मिला। इस इंटरफेस पे क्या हुआ कि वापस मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने का मतलब ए सी जो है उस पे मीडियम चेंज हुआ और इसने एफ पॉइंट से क्या किया, फिर से रिफ्रैक्शन किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखो कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम मतलब डेंसर टू रेयर जा रही है, रेयर में जा रही है, मतलब इसको डेंसिटी है वो रेयर मीडियम की कम होती है, इसलिए क्या होगा वो अवे, नॉर्मल से अवे की तरफ जाएगी। और फर्स्ट में क्या हो रहा था, टुवर्ड्स दी नॉर्मल है, वो बेंड हो रही थी, यहाँ पे बेंड किधर होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे ये इधर है नॉर्मल और ये अवे जा रही है, मतलब उस तरफ निकल रही है। और इसमें क्या था, देखिए ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल की तरफ है वो क्या हो रही थी, रिफ्रैक्ट, मतलब टुवर्ड्स दी अवे बेंड हो रही थी। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। ठीक है अब उसके बाद देखो क्या है, hence it has bent away from the normal। now on comparison of the angle of incident, angle of refraction and angle of incident and angle of emergent, मतलब देखो दो कंपैरिजन है यहाँ पे, एक तो किस किस में, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। तो ये देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई और आर और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, इन दोनों का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, आई और ई के साथ। एंगल ऑफ इमर्जेंस को क्या, किससे शो किया हुआ है, ई से। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि ये देखो दोनों नॉर्मल जो है, यहाँ से जो एंगल आई है, ठीक है, आई प्लस ई, ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे ए, एंगल ए देखो यहाँ पे, ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ प्रिज्म। बच्चों यहाँ पे माइंड में रखना है आपको कि आई और ई मतलब इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है डेविएशन एंगल जो है यहाँ बन रहा है, जिसको डी से डिनोट करेंगे। तो ये देखिए इस रे को जब आगे बढ़ाओगे और इस रे को पीछे की तरफ आप टेंड करोगे तो क्या होगा, जहाँ पे मीट करेगी वहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है, डी, जिसको हमने दिखाया एंगल डी, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन एंगल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ से आपको क्या करेगा,
कोई से भी एंगल, प्रिज्म के एंगल की वैल्यू देगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस देगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस देगा, और आपको डेविएशन पूछेगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हो। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आई प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। ए यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म, डी है डेविएशन, ई है इमर्जेंस, और आई है इंसिडेंस। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बच्चों है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। पहले था डेविएशन, यहाँ पे है डिस्पर्जन। देखो लाइट्स के कितने फिनोमिनाज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्शन है वो कौन कौन से मीडियम से हो रहा है, रिफ्लेक्शन किन किन मीडियम से हो रहा है। उसके बाद डिस्पर्जन, अभी आगे आएगा स्कैटरिंग। उसके बाद जब आप हायर क्लासेस में जाओगे डिफ्रैक्शन, जैसे 12th में जाओगे डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। ये बहुत सारे फिनोमिनाज है लाइट के। ठीक है, तो आपके सिलेबस में है अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और नेक्स्ट हमारा है डिस्पर्जन। तो बच्चों अभी है डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, मतलब वाइट लाइट जो है उसको डिस्पर्स करना। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले माइंड में आपके सेट होना चाहिए कि जो आप टॉपिक है उसमें मीनिंग क्या है। डिस्पर्जन का मीनिंग होता है स्प्लिट होना, मतलब अलग अलग होना, स्प्लिट हो जाना किसी भी चीज़ का। एक चीज़ है उसका 3-4 या बहुत सारी पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, स्प्लिट हो जाना, टूट जाना, वो क्या है, डिस्पर्जन है। तो यहाँ पे आपके पास किस कलर की लाइट है, वाइट लाइट है, उसका डिस्पर्जन होगा, उसका स्प्लिटिंग होगी। और स्प्लिटिंग कौन से सब्सटेंस से हो रही है, कौन से कंपोनेंट से हो रही है, वो है ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होती है। तो ग्लास प्रिज्म के सामने आप ग्लास प्रिज्म के एक रेक्टेंगुलर सरफेस पे जब वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाओगे तो क्या होगा, वो उसको डिस्पर्स कर देगी 7 कलर्स में। ठीक है, तो डिस्पर्जन किसको बोलते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू वेरियस कलर्स। वाइट लाइट का वेरियस कलर्स में स्प्लिट हो जाना क्या है, डिस्पर्जन है। द वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स बाय ए प्रिज्म। प्रिज्म की हेल्प से वाइट लाइट को 7 कलर्स में डिस्पर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो डिस्पर्जन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, और वाइट लाइट को डिस्पर्स करते हैं प्रिज्म की हेल्प से 7 कलर्स में। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ कलर्स इज सीन एज, मतलब आपको सीक्वेंस, कलर्स की सीक्वेंस है वो कैसे दिखती है। ठीक है, मतलब जब स्प्लिट हो जाएंगे, बहुत सारे कलर्स बन गए, तो उनकी एक सीक्वेंस भी तो होनी चाहिए ना, कि पहले सबसे कम एंगल पे ये कलर है डेविएट होगा, डिस्पर्स होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सा कलर है वो डेविएट होगा। तो उनका सीक्वेंस क्या रहेगी डिस्पर्स होने की। ठीक है, तो वो सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर डेविएट होता है, वायलेट कलर। ठीक है, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो ये 7 कलर्स है जो आपके डिस्पर्स वाइट लाइट के आफ्टर डिस्पर्जन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये 7 कलर्स आपको बच्चों सीक्वेंस में याद रखने हैं। यहाँ पे मैं सीक्वेंस पे बहुत ज़्यादा क्यों इम्फेसाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे इम्फेसाइज करने का मतलब ये है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट से क्वेश्चन आया 1 मार्क्स में तो 100% यहीं से आएगा। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट में यही पूछेगा कि कौन से कलर का सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन होता है या सबसे कम किसका होता है। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जाएगा। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, ट्रिक टू रिमेंबर, विबग्योर, इसको बोलते हैं विबग्योर। बच्चों आपने अगर नाम सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो आपको माइंड में ट्रिक क्या रखनी है, विबग्योर, VIBGYOR। फर्स्ट लेटर्स है जो कलर्स के, उनको एक साथ रख के ये ट्रिक बनी हुई है विबग्योर, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स है वो आफ्टर डिस्पर्जन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। नेक्स्ट आपका बच्चों कैसे होता है, द प्रिज्म प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू ए बैंड ऑफ
कलर्स। मतलब एक जो सीक्वेंस की बात कर रहे थे उसको बैंड बोलते हैं बच्चों। मतलब बहुत सारे जब सीक्वेंस में कुछ चीज़ होती है उसको बैंड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी सीक्वेंस है? कलर्स की। तो वाइट लाइट है वो एक बैंड के कलर्स के बैंड बन जाता है, ठीक है, इसमें स्प्लिट हो जाती है। द बैंड ऑफ द कलर्स ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। बच्चों आपने स्पेक्ट्रम सुना होगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि बहुत सारे कलर्स का एक बैंड, मतलब ग्रुपिंग, कंटिन्यूम जो उनका है वो क्या है? स्पेक्ट्रम है। मतलब एक बंच, क्लस्टर, एक ग्रुप या सीक्वेंस ऑफ कलर्स, कलर्स की सीक्वेंस है तो उनको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। कलर के अकॉर्डिंग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे आप? बैंड ऑफ कलर्स। कलर्स के बैंड का जो बैंड है उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि हर एक कलर है वो हर एक डिफरेंट एंगल से क्या होगा? डेविएट होगा। आई थिंक यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि अगर वायलेट कलर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? डेविएट होगा। मतलब उसका प्रिज्म से पास होने के बाद सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इमरजेंस। और सबसे कम किसका होगा? रेड का होगा। मतलब जैसे अगर ऐसे आ रही है तो सबसे ज़्यादा वायलेट है वो नीचे की तरफ जाएगी और रेड है वो आपका इसी तरह से पास हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल से क्या होगी? बेंड होगी। विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, हम हर एक एंगल है वो कहाँ से मेजर करेंगे? इंसिडेंट रे को रेफरेंस मान के। एज दे पास थ्रू ए प्रिज्म, जब वो पास से प्रिज्म से पास होंगे तो वो है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट कलर के साथ है वो बेंड होगी, ठीक है। द रेड कलर बेंड्स द लिस्ट वाइल द वायलेट कलर इज बेंड मोस्ट। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बेंड होगा? वायलेट। और सबसे कम रेड। जो फर्स्ट और लास्ट विबग्योर जो लिखा हुआ है, और इनको लिखने का तरीका जो सीक्वेंस आप समझ में आई होगी कि विबग्योर क्यों लिखा गया, इनको किसी और सीरीज में क्यों नहीं लिखा गया। तो लिखने का तरीका इसलिए है कि वायलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्पर्सन, सबसे ज़्यादा क्या होता है? बेंड होता है। बेंड होने की वजह से क्या है? सबसे पहले वी लिखा, उसके बाद कौन सा बेंड होता है? इंडिगो। उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड है वो सबसे कम क्या होता है? डिस्पर्स बेंड है वो होता है। डायग्राम में देखिए बच्चों, इस डायग्राम में आप क्लियरली देखिए यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ वायलेट थ्रू अ प्रिज्म। ये देखो, ये वाइट लाइट है, ये फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे क्या हुआ? स्प्लिट हो गई। ये देखिए यहाँ पे स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में। अब देखो फर्स्ट सरफेस है स्प्लिट कर रही है, सेकंड सरफेस है उसको डेविएट कर रही है। प्रिज्म एक ऐसा कंपोनेंट है बच्चों जो एक साथ दो दो काम करते हैं, उसके हर एक सरफेस एक साथ साइमल्टेनियस काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट इस सरफेस ने कर दिया इस तरह से, और ये वाली सरफेस थी फिर से क्या किया? रिफ्लेक्ट करके उनको बेंड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो कलर था वायलेट कलर, अब देखो इंसिडेंट रे कहाँ है? यहाँ पे है। और एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे देखिए ये इतना है एंगल ऑफ डेविएशन। आई थिंक दिख रहा होगा आपको। सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका है? एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा है वायलेट कलर का। ये देखो डेल्टा वी जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो डेल्टा वी लिखा हुआ है आप इसको डी भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, ठीक है। डी वी लिखने का मतलब है कि डेविएशन एंगल ऑफ वायलेट कलर। नेक्स्ट आपका देखिए उसके बाद है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज एंड रेड। और देखिए रेड का सबसे कम यहाँ पे डेल्टा आर जो बना हुआ है उसको आप डी आर लिख लो। तो डी आर जब लिखेंगे तो क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम किसका होता है? रेड कलर का। और एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा किसका होता है? वायलेट कलर का, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में अब आगे के जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर आपको हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, देन डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है।
ये टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एटमॉस्फेरिक फिनोमिना जो है, ठीक है, वो हम रेनबो वगैरह वो सारे अगले पार्ट में कवर करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर।